अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा रफीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफीक ऑफिशियल। नाजरीन, इस्लामाबाद के सेक्टर I-9 में एक ऐसा दर्दनाक वाक़या पेश आया है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। I-9 जैसे इलाके में एक घर के अंदर से 3 ऐसी लाशें मिली हैं जिनके हाथ पांव पीछे बंधे हुए थे। ये लाशें एक ही घर के 3 अफराद की थीं, जिनमें एक बूढ़ा बाप, एक जवान बेटा और एक जवान बेटी शामिल थे। और इन तीनों के हाथ पीछे बंधे हुए थे और इनके जिस्म मस्कशुदा थे। ऐसा लग रहा था कि इन पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि इनकी लाशों में कीड़े पड़ चुके थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लाशें कई दिनों से यहाँ पड़ी हुई थीं। मोहल्ले के लोग इन्हें जानते थे और इन घर वालों से वाकिफ थे। वो कहते हैं कि कुछ दिनों से इस घर के दाखिली दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और किसी को कुछ खबर नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था कि ये लोग कहाँ पर हैं। हत्ता कि इनके 1-2 रिश्तेदारों ने भी कुछ लोगों से पूछा था कि ये लोग कहाँ गए हैं, हमें बताकर नहीं गए और उनके फ़ोन भी मुसलसल बंद हैं। उनसे कोई बात नहीं हो पा रही, उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन चंद दिनों बाद अहले मोहल्ला को इस घर से अजीब सी बदबू आना शुरू हो गई और जिस बदबू को हमसायों ने सबसे ज्यादा महसूस किया था। और जब उन्होंने आपस में बात की तो उनके जहनों में वही खदशात थे जो कि अक्सर ऐसे मौके पर होता है कि बदबू किसी लाश या किसी जिस्म के गलने सड़ने की वजह से आती है। जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने 15 पर पुलिस को कॉल की। उस एरिया की पुलिस वहां पहुंची और दरवाजे का ताला तोड़ा गया। पहले दस्तक दी गई मगर कोई जवाब ना आया। फिर ताला तोड़ा गया। अंदर दाखिल होते ही लॉन्ज में इंतहाई खौफनाक मंजर था और बदबू इस कदर ज्यादा थी कि सब लोगों को वहां पे उल्टियां आने लगीं और मजबूरन उन्हें अपने मुंह पर कपड़ा रखना पड़ा। सामने जमीन पर 3 लाशें औंधे मुंह पड़ी थीं। एक लाश घर के 60 साला सरबराह की थी, दूसरी लाश उनके 23 साला बेटे की थी और तीसरी लाश उनकी 18 साला बेटी की थी। ये लाशें मस्कशुदा और तशद्दुद ज़दा थीं और इनकी हालत इंतहाई खराब थी। कीड़े पड़ चुके थे और पुलिस ने लाशों को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अब कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर हुआ क्या है। करीबी कैमरों की फुटेज हासिल की गई, जियो फेंसिंग और कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाले गए। उनके फ़ोन उनके पास नहीं थे बल्कि गायब थे। फ़ोन ट्रेस करने की कोशिश की गई और बिल आखिर पुलिस मुल्ज़मान तक पहुंच गई। जैसा कि कहा जाता है कि चोर कहीं ना कहीं अपना सुराग ज़रूर छोड़ कर जाता है। उनके 2 मोबाइल चोरी करने के बाद मुल्ज़मान ने ये मोबाइल एक तीसरे शख्स को बेच दिए थे। वो इस वारदात में शामिल नहीं था मगर जैसे ही फोन ऑन हुआ पुलिस उन तक और फिर मुल्ज़मान तक जा पहुंची। ये फैमिली सेक्टर 9 में रहती थी। घर के सरबराह का नाम इकराम था जो 60 साल के थे। इनकी बीवी मारिया कई साल पहले फौत हो चुकी थी। इनके 2 बच्चे थे, बेटा मैनुअल और बेटी जोया। ये एक ईसाई फैमिली थी। बेटा एक सरकारी महकमे में मुलाजिम था और कुछ अरसा पहले उसकी मंगनी नायला नामी लड़की से हुई थी और जिससे उसकी शादी तय हो चुकी थी। और जिन लड़कों ने कत्ल किया इस फैमिली को, इत्तेफाक की बात है कि उन दोनों का नाम एक ही था और उनका नाम था यशु। इनमें से एक यशु इनका रिश्तेदार भी था। यही वो लड़का था जिसने मंसूबा बनाया था इनके कत्ल का और बाद में अपने दोस्त को साथ में मिला लिया था। जब ये लड़का पकड़ा गया तो इसने बताया कि वो नायला को बहुत पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, मगर रिश्ता इकराम और उसके बेटे मैनुअल ने ले लिया। नायला उसके बचपन की मोहब्बत थी और वो उसे किसी और का होने नहीं देना चाहता था। जब उसे अंदाजा हुआ कि अब बात बनने वाली नहीं और नायला उसके साथ भागने पर भी राजी नहीं थी, तो उसने मंसूबा बनाया कि अगर मैनुअल रास्ते से हट जाए तो ये रिश्ता आसानी से उसे मिल सकता है। और ये उनके घर वालों को अच्छी तरह जानता था, उनका रिश्तेदार भी था।
اس نے بازار سے جوس لیا، اس میں نشہ آور گولیاں ملائیں اور اکرام کے گھر چلا گیا۔ اکرام صاحب دروازہ کھولتے ہیں، یہ اندر چلا جاتا ہے اور تینوں کو جوس پیش کرتا ہے۔ یہ پلاننگ کے تحت اس وقت گیا تھا گھر میں جب تینوں ہی گھر پر موجود تھے۔ جیسے ہی انہوں نے جوس پیا وہ سب بے ہوش ہو گئے۔ پھر ان کے ہاتھ پاؤں باندھے، اپنے دوست یشو کو فون کیا جو موقع پر ہی آ گیا۔ اس کے بعد ان پر تشدد کیا اور بالآخر ایک ایک کر کے تینوں کو قتل کر دیا۔ پھر ان کے فون لیے اور فون لے کر فرار ہو گیا اور گھر کو باہر سے تالا لگا دیا۔ یہ اپنی چالاکی پر بہت خوش تھا۔ اس نے کہا، میں نے کئی دن ریسرچ کی کون سا راستہ ہے جہاں کیمرہ نہ ہو، یہاں تک کہ اپنا موبائل بھی گھر چھوڑ کر آیا تھا تاکہ کال ڈیٹا سے پتہ نہ چل سکے۔ ایک دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا تاکہ کیمرے کی زد میں نہ آئے، مگر جس دیوار کو اس نے پھلانگا تھا وہاں ایک نیا کیمرہ صرف ایک دن پہلے لگایا گیا تھا اور وہ کیمرہ اس کا سراغ بن گیا۔ پولیس نے جب اس سے پوچھ گچھ کی تو وہ پہلے تو انکار کرتا رہا اور کہتا رہا کہ میں وہاں پر گیا ہی نہیں، مگر کیمرے نے دکھا دیا کہ وہ دیوار پھلانگ کر گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے بیچے گئے موبائل فون کا سراغ بھی پولیس کو ملا اور یوں دونوں ملزمان پکڑے گئے۔ اور حیرت والی بات یہاں پر یہ ہے کہ نائلہ بھی اس رشتے پر راضی تھی اور یشو سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر والدین نے چونکہ مینول کی نوکری اور بہتر مستقبل کو دیکھا، اس لیے نائلہ کو مینول کے ساتھ منسوب کر دیا۔ اور یشو بے روزگار تھا اور اسے نالائق سمجھا جاتا تھا۔ نائلہ کی مرضی کو نظر انداز کرتے ہوئے نائلہ کا رشتہ مینول کے ساتھ پکا کر دیا اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ یشو نے پورے خاندان کو قتل کر دیا۔ یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ والدین اپنی بیٹیوں کا مستقبل نہ دیکھیں، مگر کسی کی خواہش کو مکمل نظر انداز کر دینا بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے نائلہ کی اس سے شادی ہو جاتی اور یہ کسی بات پر نائلہ کو ہی مار دیتا۔ ایسے لوگ ضد کے پکے ہوتے ہیں، پیار، محبت، رشتہ داری ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیع کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔